पीएससी। मेरा नाम आयन बनर्जी है और जो मई का करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने फ्राइडे में देखा था जो भी करंट अफेयर्स, आज उसके बाद से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ जिससे आप लोग इससे वो जितना अच्छे से हो सके एब्जॉर्व करो, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स ना बहुत ज़्यादातर क्या होता है ना, बहुत डीप से पूछा जा रहा है। एंड जो करंट अफेयर्स है वो सिर्फ करंट अफेयर्स को नहीं, उसके जो पेरिफेरल चीज़ें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट हम 50 तक कर चुके थे। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विच category of special 301 report is considered the most severe and can lead to trade sanctions। ठीक है, तो इसमें कौन सी कैटेगरी है स्पेशल 301 रिपोर्ट का? अच्छा, व्हाट इज स्पेशल 301 रिपोर्ट? तो ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट होती है ना, ये रिपोर्ट निकालती कौन है? ये निकालती है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका का जो ट्रेड यूनियन है या फिर जो बोल सकते हो ट्रेड डिपार्टमेंट है, तो ये रिपोर्ट वो पब्लिश करती है। इट्स कॉल्ड 301 रिपोर्ट। अब इसमें बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे वॉच लिस्ट, प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री एंड मॉनिटर लिस्ट। अब ये प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री ये सब लिस्ट होती क्या है कि कौन सी कंट्री है जो ट्रेड में बहुत ज्यादा डैमेजिंग काम कर रही है, या फिर ठीक से काम नहीं कर रही, या फिर ऐसे ट्रेड्स कर रही है जो नॉर्मल जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो ऐसी चीजों को वो इन लिस्ट में रखते हैं। अब सबसे खतरनाक कौन सा होता है, सबसे खराब होता है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। ये जो है ये लीस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है। अब ये लिस्ट का मतलब क्या है कि ये लिस्ट का मतलब है वो जो कंट्री है, वो कंट्री जो ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है वो प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही, एंड वो जो प्रैक्टिसेस है वो मैल प्रैक्टिसेस होंगी। तो ये प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज ये लिस्ट है। अब ये जो कंट्रीज हैं, जो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज हैं, ये क्या है? ये आपका ट्रेड सैंक्शंस यहां पर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, दैट इज वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। आपने ईरान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये तो सुना होगा। वो तो ऑलरेडी सैंक्शंस उनके ऊपर अप्लाई हो चुका है, वो यहाँ पर होने वाला है या हो सकता है, तो वो आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आता है इंडिया, ठीक है, चाइना, इवन अभी रशिया को निकाल दिया गया है वहां से सैंक्शन में से, अभी रशिया को इधर रखा गया है। तो इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब जो हैं ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आते हैं। तो सबसे सीवियर कौन सा होता है? सीवियर होता है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री जो है ये सबसे सीवियर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूएस का जो एफटीए पार्टनर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पार्टनर है, जो कंट्रीज हैं और जो प्रपोज होने वाली है, ठीक है, ईयू जो है वो प्रपोज होने वाली है। अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा पूछते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर आए, ठीक है, रिपोर्ट को लेकर, यहाँ पर क्या है, स्पेशल 301 रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ये आप एपीएसएसबी में भी देखो, एपीपीएससी में, या फिर ऊपर वाले एग्जाम में, तो कुछ रिपोर्ट्स का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका आता है आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसको थोड़ा सा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो होता है, किसी को बी, एकदम सही, बी नहीं है, सी है। चलो, ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पहला क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पहला रिपोर्ट है जो वहां से निकलता है। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखने के बाद थोड़ा सा हटाऊंगा जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट होता है ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स मैं बोल रहा हूँ ये रिपोर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछा जाता है, तो इन रिपोर्ट्स को याद रखिएगा। आईएमएफ हर
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या क्या होता है? एक होता है आपका जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स या जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडेक्स नहीं बोलूंगा, जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट। किसी का और सवाल आया? नहीं, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये तीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से याद रखिएगा। आईएमएफ से आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब बचा कौन है? अब बचा है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक में तीन, वर्ल्ड बैंक में याद रखिएगा, फर्स्ट होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहला। अच्छा, दूसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट को छोड़ के रेमिटेंस रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट एंड तीसरा जो डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट, हाँ ग्लोबल, हाँ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे या जो भी एग्जाम्स हैं तो उसमें बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंटेड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। अब डायरेक्ट सवाल, ऐसे जो डायरेक्ट सवाल होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कि ऑप्शन क्या है। ये ऐसे सवाल आपको आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पर से कौन है? यहाँ से होता है आपका इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किसको है, किसके हैं? तो वो है इंडिया का। ठीक है, जैसे आप अगर देखो तो यहाँ पर इंडिया का 120 यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको दिखेंगे। इवन आईआईएम्स, आईआईटीज जो है वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान उसमें, हम ज्यादा टाइम देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, तो लिख, तो अंडर द पीएम ईवी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है, स्कीम, विच सेगमेंट ऑफ द न्यूली इंक्लूडेड टारगेटेड इनिशिएटिव। तो यहां पर जो पीएम ई ड्राइव है, पीएम ई ड्राइव है, तो इसमें से कौन सा नया ईवी आने वाला है? ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो कौन सा इलेक्ट्रिक, नया इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है? पेट्रोल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंस एंड डीजल बसेस। तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है? अच्छा, तो आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है, ये लोग जवाब देने की कोशिश करो। यहाँ पर जो भी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, अगर आपकी ईवी की बात हो रही है, ईवी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ईवी जब बात होती है तो यहाँ पर बैटरी की बात होती है। और यहाँ इसकी बैटरी कहाँ से बनती है? इसकी बैटरी किस मेटल से बनती है? तो यहाँ की जो बैटरी होती है वो बनती है आपकी लिथियम से। ठीक है, जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो यहाँ से बनती है। अब ये तो हुई एकदम नॉर्मल वाली बात, जो एपीएसएसबी का नॉर्मल क्वेश्चन है, किससे बनती है? लिथियम से बनती है, ये तो एकदम चीज, कॉमन चीज है। अब थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हर एग्जाम के लिए भी हम देखेंगे, तो थोड़ा सा डीप वाला। अगर आपका ऐसा कोई एग्जाम है जहां पर साइंस बहुत ज्यादा आता है, तो लिथियम से दो चीजें याद रखिएगा। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है,
एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। एंड लिथियम सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है, ठीक है, लाइटेस्ट मेटल है, सॉरी मेटेरियल बोल रहा हूँ, लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम। ठीक है, अगर कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर आपका केमिस्ट्री आता है तो ये दो चीज याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर होता है 3 और लाइटेस्ट मेटल होता है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप एपीएसएसबी एपीपीएससी दे रहे हो, इस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर साउथ अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल, तो यहाँ पर 3 देश हैं, एक है आपका बोलिविया, ठीक है, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं इनको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल, ठीक है, ये 3 कंट्रीज को कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। ऑब्वियसली चाइना के पास भी बहुत सारा है, चाइना के पास भी है, यूएस के पास भी है एंड ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। अच्छा, और थोड़ा सा अगर और टफ, अगर वो क्वेश्चन पूछे, और टफ क्वेश्चन पूछे, तो याद रखिएगा जो लिथियम है, तो लिथियम को दो चीजों में पाया जाता है, दो स्ट्रक्चर में पाया जाता है, एक होता है आपका ब्राइन में, ब्राइन, और एक होता है आपका रॉक के फॉर्म में, ठीक है, एक होता है ब्राइन के फॉर्म में, एक होता है रॉक के फॉर्म में। ब्राइन का मतलब होता है जो आपका सॉल्ट वाटर से मिला हुआ जो लिथियम है ना, वो होता है ब्राइन, ब्राइन के फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राइन के फॉर्म में सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, तो ब्राइन के फॉर्म में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा इन साउथ अमेरिका, ठीक है, इन साउथ अमेरिका। एंड रॉक के फॉर्म में सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा, तो रॉक के फॉर्म में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ब्राइन के फॉर्म में सबसे ज्यादा आपको मिलता है इन साउथ अमेरिका, और रॉक के फॉर्म में सबसे ज्यादा मिलता है कहां पर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो लिथियम से ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन सा नया सेगमेंट आने वाला है इन पीएम ई ड्राइव। तो पीएम ई ड्राइव में कौन सा नया सेक्शन आने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस, ठीक है। तो जो एम्बुलेंसेस होंगी है, तो नॉर्मली पेट्रोल एंड डीजल में यूज होता है, तो जो पेट्रोल डीजल है तो वहाँ उसकी जगह ये ई ड्राइव को लाया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उनको लाया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अब देखोगे इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इज मैंडेट इन अंडर विच एक्ट। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इज मैंडेटेड अंडर विच एक्ट। पीपल रजिस्टर असली में होता क्या है, व्हाट इज पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल हैं वहाँ के, तो उनका कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज है अबाउट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो उनके पास कितना नॉलेज है, पीपल जो है तो उनके पास कितना नॉलेज है अबाउट बायोडाइवर्सिटी, दिस कॉल पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अच्छा, ये इसका आंसर आप लोग देते रहो, बहुत ही इजी है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बोल दूं, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें बोल दूं। ये चार जो एक्ट है ना, ये चार जो एक्ट है, ये चारों एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, ठीक है, चारों एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। लेकिन कुछ एक्ट्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ चीजें पे फोकस करता हूँ, याद रखिएगा। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पर जो थ्री सिस्टम है, थ्री टायर सिस्टम है ऑफ फॉरेस्ट, ये यहाँ पर बहुत ही फेमसली कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा नेशनल पार्क एक है, नेशनल पार्क को छोड़कर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से लिया जाता है। एक और होता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रिजर्व, ये भी नाम याद रखिएगा, एक और होता है कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व्स। तो थ्री टायर सिस्टम में यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, कम्युनिटी रिजर्व होगी, ये सब कहाँ से आता है, ये आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से।
ठीक है। इवन जो आप सुनते हो कि हंटिंग नहीं होगा, या फिर जो हंटिंग करने में जो एनिमल्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ से ही आता है सब। ठीक है, बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से 1972। अच्छा, उसके बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर सेंटर के पास पावर है। ठीक है, सेंटर के पास पावर है टू नेम, नेम और डीनेम, डीनेम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब सेंटर के पास पावर है, ये स्टेट जो है, स्टेट लेवल के पास पावर नहीं है, सेंटर के पास पावर है। तो उसको नामकरण किया जाएगा कि वो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको चेंज करके वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये भी बताने का जिम्मा किसका होगा, वो सेंटर के पास होगा। ये क्यों किया जाता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के बाद उसको चेंज क्यों किया जाता है, जिससे वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज है जैसे माइनिंग, ठीक है, जैसे आपका डिफॉरेस्टेशन, ये किया जा सकता है लीगली। ओके। अच्छा, नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है, सॉरी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो एक्ट है यहाँ पर याद रखिएगा, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट है। तो जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं वो इसके अंडर ही आ जाते हैं, जैसे एयर रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, ठीक है, लैंड रिलेटेड, जितने भी एक्ट्स हैं वो इसके साथ मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, 1986 में ये एक्ट आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये आया क्यों था, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं। 1984 में भोपाल में एक इंसिडेंट हुआ था, भोपाल गैस लीक जिसको बोलते हैं, 1984 में हुआ था। तो 1984 में जब हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके बाद इंडिया को लगा कि हमको एक टोटल एक प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। सिर्फ जंगल को प्रोटेक्ट करने से नहीं होगा, वहां पर जो हवा है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, पानी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसकी वजह से एक एक्ट बनता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और ये एक्ट का जो फॉर्मूला है या फिर जो बोल सकते हो तो बेस है, वो कहां से लिया गया था, वो लिया गया था फ्रॉम स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो आपका 1972 में हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो 1972 में हुआ था। तो ये बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, जी, ये जी एक मैं काम करता हूँ, मैं उनको बोल के रखा है कि ये भेजने के लिए। ये आपके नॉर्मली एप्स में, ग्रुप्स में ऐड नहीं होता है, वो नॉर्मली ऐप में होता है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार बोल दूंगा उनको, अगर हो सके तो ये जो पीडीएफ्स हैं ये आपके ग्रुप में भेज दे। ठीक है, नॉर्मली ये ऐप में हो जाता है, ऐप में होता है। कि अभी हुआ है कि नहीं, मुझे, मैंने ऐप नहीं देखा है तो मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं उनको बोल दूंगा, वो तो आपके ऐप में तो कर ही देंगे। इवन अगर हो सके तो ग्रुप्स जो होते हैं ना, जो हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं इसमें, अब यहाँ पर आंसर पे आते हैं, थोड़ा सा आंसर पे आते हैं कि आंसर क्या है, कि पीपल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कहाँ पर है। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में है। यही चीज मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता था, तो इसी वजह से इसका आंसर ये है। ठीक है, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसमें क्या किया गया, इसमें आपको जो पीवीआर है, पीपल बायोडाइवर्सिटी जो होती है, तो उसको लिया गया। ठीक है, टू टू ट्रेडिशनल नॉलेज एट द लोकल लेवल, जो हमने देखा था वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट है। दैट द इंस्पायर स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। द इंस्पायर स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव किसका है, तो ये होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, रिसेंट आपको थोड़ा सा एक चीज याद दिलाएं,
थोड़ा सा एक चीज याद दिलाते हैं, हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था कि मिशन मौसम, मिशन मौसम, ये वाला जो हमने किया था ना मिशन मौसम, तो मिशन मौसम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रही थी? एकदम पहले हमने किया था ना मिशन मौसम, तो मिशन मौसम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रही थी? याद है? हाँ ठीक है, ऐप में अगर जनवरी फरवरी का है तो बाकी जो है मैं उनको भी अपडेट करने के लिए बोल के रखा है। देखिए क्या होता है ना, लोड बहुत है ना, तो उनके ऊपर लोड बहुत है, तो इसलिए कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन हाँ मैं बोल के दूंगा तो वो लोग कर देंगे, ठीक है। और ग्रुप में भी हो सके तो ग्रुप में भी भिजवा देंगे, तो ठीक। तो ये कौन सा था? ये था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। आपको सभी देखना है थोड़ा सा, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है फिशरीज सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस। फिशरीज सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ है? अब ऐसा सवाल बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, बहुत ही इजी, मतलब आपको याद रहेगा, बहुत ही डायरेक्ट है। अच्छा, वेयर वाज द फिशरीज सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? अच्छा, फिशरीज से दो तीन चीज याद रखिएगा, ये आप लोग आंसर देते रहो, मैं दो तीन चीज आपको बता दूं जो बहुत बार पूछा जाता है। एंड एपीएससी एपीपीएससी अगर आप दे रहे हो या फिर कभी आप एसएससी देना चाहते हो, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टैटिक बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फिश होती है, जो फिश होती है, अगर फिश की कल्टीवेशन होती है, ठीक है, फिश की कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? तो फिश की कल्टीवेशन को कहा जाता है पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा टफ करते करते नीचे आएंगे, ओके। पीसी कल्चर पहला। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में हाईएस्ट हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन कहां पर होता है? हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन, तो हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन कहां पर होता है? तो वो होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आप लोगों ने मतलब बहुत सारे के मन में आ रहा होगा हाई स्पीड प्रोडक्शन बंगाल होना चाहिए, वेस्ट बंगाल। नहीं, हम ज्यादा खाते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लोग हम बहुत खाते हैं। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, सेकंड में वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है, खाने के मामले में फर्स्ट आता है। अच्छा, तो ये तो हुई इंडिया की बात। अगर आप एपीपीएससी दे रहे हो, तो आपको जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो जियोग्राफी में एक ओशन करंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पर आपको दो तीन सवाल फिशरी से पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास एक फिशरी होती है, एक एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा फिशेस बनते हैं। कहां पर? याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका के पास एक जगह होती है कॉल्ड न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड में आपके दो बैंक्स होते हैं, एक होता है ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक, और एक होता है जॉर्ज बैंक। ग्रैंड बैंक एंड जॉर्ज बैंक, ये जगह फिशरीज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो इन जापान के पास, ठीक है, जापान के पास जो जापान सी है, जापान सी, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फिशेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो करंट्स होती हैं, यहाँ पर दो करंट्स होती हैं कॉल्ड कुरेशियो, कुरेशियो करंट, कुरेशियो करंट एंड ओएशियो करंट मिक्स होते हैं। कुरेशियो एंड ओएशियो करंट जो है वो मिक्स होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। अच्छा, तीसरा, जो नॉर्वे है, नॉर्वे है, तो नॉर्वे के पास, नॉर्वे स्वीडन जो होता है ना, वहां पर आपको दिखता है कॉल्ड डॉगर बैंक, कॉल्ड डॉगर बैंक, ठीक है, डॉगर बैंक। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये तीन जगह वर्ल्ड में फिशरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फाउंडलैंड, आपका जापान सी,
एंड नॉर्वे के पास, नॉर्वे स्वीडन जो होता है उनके पास होता है डॉगर बैंक। तो ये 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फाउंडलैंड के पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं ओशन करंट है। एक का नाम होता है लैब्राडोर करंट, एक का नाम होता है गल्फ स्ट्रीम। तो लैब्राडोर करंट गल्फ स्ट्रीम जहां पर मिलती हैं तो वहां पर न्यू फाउंडलैंड बनता है। ठीक है, स्टेट ऑफ जो आपका डेविस है, स्टेट ऑफ डेविस के थोड़ा सा पहले। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आंसर में आते हैं, बाकी चीज तो हमने देख लिया। अब आंसर में आते हैं। आंसर क्या है? वेयर वाज द फिशरीज सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हेल्ड 2025? तो यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, ये कहाँ पर हुआ है? आपका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज किया है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। तो ऐसे जो रिपोर्ट्स होते हैं तो रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जो है वो किसने किया है? ठीक है, किसने किया है? तो ये जो रिपोर्ट आता है ये आता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट आता है। इस रिपोर्ट में देखा जाता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है, इंडिया में जो फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, ये सब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जान लो, अगर आप लोग अ, थोड़ा अच्छा एग्जाम देना चाहते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में हाईएस्ट हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पर दिखता है? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पर दिखता है एज परसेंटेज, जो स्टेट है उसके परसेंटेज में? तो इसका आंसर होता है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। सेकंड में होता है अरुणाचल। फर्स्ट होता है मिजोरम, सेकंड में होता है अरुणाचल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहला। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पर मिलता है? तो मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क आपको मिलता है इन मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो होता है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज यहाँ से याद रखिएगा, जो हम अभी आए थे कि आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ से आता है? ये इन्वायरमेंटल, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वहां से आता है। ये चीजें इजी इजी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा इजी चीज भी बता दूं। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में ठीक है, फॉरेस्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, फॉरेस्ट का रिक्वायर्ड फॉरेस्ट कितना है, वो होता है 33%। और इंडिया में प्रेजेंटली है कितना, प्रेजेंट में है कितना, ये होता है 19%। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कितना है? 33%। प्रेजेंट में है कितना? 19%। अब थोड़ा सा टफ, एक छोटा सा टफ सवाल करते हैं, थोड़ा सा अंदर वाला टफ सवाल करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में हाईएस्ट हाईएस्ट फॉरेस्ट टाइप कौन सा है? ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट फॉरेस्ट टाइप कौन सा है? ठीक है, टाइप। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा, नहीं तो ये ऐसे सवाल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दिमाग घूम जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा टाइप का मिलता है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है आपका ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस, एक होता है ड्राई डेसिडुअस। तो यहाँ पर याद रखना कि ये भी 2 टाइप का होता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। ऐसे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट टाइप क्या होता है? ये होता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो WRI मैंने बोल ही दिया, तो दैट इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया ने 18,200 हेक्टेयर का प्राइमरी फॉरेस्ट जो है वो गवा दिया है। ठीक है, गवा दिया है ऑब्वियसली फॉर माइनिंग पर्पसेस, इस चीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय IMF, मैंने बताया था ना कि IMF में हमेशा वहाँ पर आपका जो रिपोर्ट है तो वो एक रिपोर्ट आती है कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडिया ने सरपास किया था, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। किसका? अभी तो सिक्स्थ है। ठीक है, अभी सिक्स्थ है, तो उस समय किसको किया था? वो जापान है। ठीक है, जापान को हमने करके फोर्थ गए थे, उसके बाद अभी फिर से सिक्स आ गए हैं पीछे। ओके, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही डायरेक्ट है, जो जो डायरेक्ट है मैं सिर्फ आपको जस्ट बता देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट? तो जो एयरक्राफ्ट है, तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, तो वो इलेक्ट्रिक मतलब जो लिथियम आयन बैटरी है उससे चलेगी, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है ई हंसा। ठीक है, ई हंसा। जो जो बहुत डायरेक्ट है तो डायरेक्ट पे ही हम चले जाएंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ज्यादा आपको जानना है तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडियन स्कीमर? ठीक है, इंडियन स्कीमर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इंडियन स्कीमर है, इस यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारा टाइप का आपका सवाल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल फर्स्ट जो सवाल आपको पूछा जाएगा वो IUCN स्टेटस से ही पूछा जाएगा, और IUCN स्टेटस अरुणाचल के जितने भी एनिमल्स हैं उनका IUCN स्टेटस जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एक चीज पर, दैट इज कॉल्ड IUCN। IUCN, ठीक है, IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अ, चल सॉरी, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल में गया था मैं। अच्छा, तो IUCN जो होता है, IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर होता है इन ग्लैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड की एक जगह होती है, दैट इज ग्लैंड। और यहां से याद रखना है कि यहां से IUCN एक रेड डेटा बुक भी निकालती है। ठीक है, रेड डेटा बुक, ये जो रेड डेटा बुक है इसमें कौन सा एनिमल कितना ज्यादा खतरे में है तो इसको लेके बात होती है। जैसे फर्स्ट सबसे ऊपर जो होता है वो होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट, सॉरी, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट। दूसरा होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ठीक है, एक होता है एक्सटिंक्ट, एक होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट मतलब जो पूरा खत्म हो चुका है, जैसे तस्मेनियन जो टाइगर है वो खत्म हो चुका है, बारबडी लायंस जो है वो खत्म हो चुके हैं, डोडो जो होता है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, गैलापागोस टॉर्टोइस जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो ये सब एक्सटिंग हो चुके हैं। कुछ हैं जो एक्सटिंग इन वाइल्ड है, मतलब वाइल्ड में तो खत्म हो चुका है लेकिन उनको जू में या फिर कंजर्वेशन सेंटर में रखा जा रहा है, उनको ब्रीडिंग करवाया जा रहा है। तो ये दोनों यहाँ पर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसके बाद जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अरुणाचल के लिए भी, याद रखिए। सबसे पहला आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। इन- उसके बाद आता है आपका एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड। उसके बाद आता है वल्नरेबल,
वल्नरेबल, तो ये सब में थोड़ा सा आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अरुणाचल से याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मोस्टली इंडिया का भी और अरुणाचल का भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहला होता है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली मतलब जो एकदम खत्म की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो खत्म की तरफ आ रहे हैं तो कौन कौन है? फर्स्ट होता है आपका फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल। और दूसरा होता है व्हाइट बेलिड, व्हाइट बेलिड, व्हाइट बेलिड हेरॉन। तो दो एनिमल्स हैं, एक होता है आपका स्क्विरल, एक होता है हेरॉन, तो ये क्रिटिकली में है, ठीक है, ये क्रिटिकली में है। उसके बाद आता है आपका एंडेंजर्ड, ठीक है, उसके बाद आता है आपका एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड में क्या क्या आता है? फर्स्ट आपका आता है अरुणाचल मैक्यो, अरुणाचल मैक्यो। मैक्यूम का मतलब वो एक आपका क्या बोलते हैं, एक बंदर है, ओके, अरुणाचल मैक्यो। अच्छा, अरुणाचल मैक्यो का मतलब, उसके बाद sorry, उसके बाद वेस्टर्न, वेस्टर्न हॉलो गिबॉन, वेस्टर्न हॉलो गिबॉन। ये वेस्टर्न वाला है, ईस्टर्न वाला वर्नरेबल में आता है, ठीक है, ईस्टर्न वाला जो है वो वर्नरेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद एंडेंजर में बहुत सारे हैं, नाम याद रखना है आपको, मिश्मी ताकिन, मिश्मी ताकिन, टाइगर एंड रेड पांडा, रेड पांडा, ठीक है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में दो ही याद रखना है, दैट इज फाइरिंग स्क्विरल एंड व्हाइट बेलिड हेरॉन। और एंडेंजर्ड में आपको याद रखना है मैकाओ, वेस्टर्न हॉलो गिबॉन। यहाँ पर याद रखिएगा वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न वाला वनरेबल में आता है, ठीक है, वेस्टर्न हॉलो गिबॉन, मिश्मी ताकिन, टाइगर एंड रेड पांडा, ठीक है, टाइगर एंड रेड पांडा। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक छोटा सा चीज बोल दूं, अगर वनरेबल, जो वनरेबल होती हैं, तो वनरेबल में तीन याद रखना है आपको, वनरेबल में तीन याद रखना है। पहला होता है लेपर्ड, ठीक है, दोनों तरह के लेपर्ड। जो आपका अरुणाचल इतना गिफ्टेड है कि अरुणाचल में आपको लेपर्ड्स जितने भी 5 बिग कैट्स है ना, 5 बिग कैट्स ही अरुणाचल में दिखते हैं। तो जिसमें से लेपर्ड जो है वो आपको हाँ, दिखता है। लेपर्ड दो टाइप के हैं, दो टाइप के ही दिखते हैं, जैसे मान लीजिए स्नो लेपर्ड जो होता है एंड जो क्लाउडेड लेपर्ड होता है, ये दोनों लेपर्ड ही हैं जो वर्नरेबल में आते हैं। अच्छा, उसको छोड़कर गौर, गौर जो है वो भी वर्नरेबल में आता है। और मिथुन, मिथुन जो है जान लो, मिथुन तो नॉर्मल है एकदम, वो भी वर्नरेबल में ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आंसर क्या है? आंसर इज एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, एंडेंजर्ड। ऑब्वियसली ये तो ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको अरुणाचल वाला जो है वो याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट होता है फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करते जा रहा हूँ। द फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इन बीइंग डेवलप इन विच स्टेट? जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या है? जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक लैंड है और नीचे ऐसा एक पॉकेट है, ठीक है, नीचे से पॉकेट है, ये पॉकेट किसका है? ये पॉकेट है आपके हॉट गैस एंड या फिर आपका जो हॉट वाटर है उसका, हॉट वाटर है इसका, ओके। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर आपकी ऐसी ड्रिलिंग की जाएगी, ऐसे ड्रिलिंग होगी, और ड्रिलिंग होने के बाद ये जो पानी है, पानी ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, जो हॉट गैस है वो आएगा, स्टीम बनेगा। जब यहाँ पर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इसी वजह से वो पानी हुआ रखा हुआ है। जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो वो प्रेशर रिलीज होगा, तो वो स्टीम बन जाएगा। और ये जो स्टीम है, यही स्टीम को यूज किया जाएगा टू मूव टरबाइन, ऐसे स्टीम को घुमाया जाएगा टू मूव टरबाइन। तो ये जो होता है दिस नोन एज जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ही क्रूड टाइप का मैंने बताया है, बट ऐसे ही होता है काम।
अच्छा, तो यहाँ पर जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर डेवलप हो रहा है? तो यहाँ पर जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है इन लद्दाख। ठीक है, तो जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर डेवलप हुआ है? वो हुआ है इन लद्दाख। लद्दाख में एक जगह है, लद्दाख में एक जगह होती है कॉल्ड पुगा वैली। लिख लो, पुगा वैली। ये जो पुगा वैली है, तो पुगा वैली में आपका जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी, तो ओएनजीसी मिलके यहाँ पर लद्दाख में जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपसे पूछा जाए, इन नॉर्थ ईस्ट में पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर बना है? ठीक है, जो नॉट पावर प्रोजेक्ट अभी तक पूरा बना नहीं है, सिर्फ ड्रिलिंग हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में कहां हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है इन अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल का जो दिरांग एरिया है, दिरांग वाला जो एरिया होता है, तो वहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट कल जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, बाकी जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा से कम कम है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो इसके जो साथ जो चीजें हैं उन पे थोड़ा सा आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेरिफेरल जो इंफॉर्मेशन हैं, पेरिफेरल इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट में मिलते हैं।